हूँ। श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। मैं भूगोल व्याख्याता दीपक जयपाल, ज्योग्राफी लेक्चरर। आज हम लोग पढ़ेंगे BA B.Ed इंटीग्रेटेड सेकंड बाय ज्योग्राफी। और BA पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड। रिसोर्स संसाधन इंटीग्रेटेड फोर्थ ईयर में हमारी फोर्थ यूनिट है। फोर्थ यूनिट में पहला ही टॉपिक है हमारा रिसोर्स। रिसोर्स अंग्रेजी का शब्द है जो हिंदी के संसाधन शब्द से बना है। हिंदी के संसाधन का हिंदी रूपांतरण, हिंदी के संसाधन का अंग्रेजी रूपांतरण रिसोर्स है। रिसोर्स दो शब्दों के मेल से बना है, री प्लस सोर्स। री का पर्याय है पुनः, री का अर्थ है पुनः यानी दोबारा, इसको बार बार, और सोर्स साधन या संसाधन होते हैं। ठीक है। अब संसाधन को सबसे पहले जिमरमैन महोदय ने परिभाषित किया था। जिमरमैन कहते हैं कि संसाधन का अर्थ किसी उद्देश्य की पूर्ति करना है। ये उद्देश्य व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति करना है। अब ये इस मानदंड के ऊपर उतरता है तो वो क्या कहलाता है? रिसोर्स कहलाता है, यानी संसाधन कहलाता है। अब देखिए भाई, संसाधन है क्या? हमारे धरातल पर ऐसी कोई वस्तु संसाधन तब से कहलाती है जब वे मानवीय उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, और इसमें 4-5 कंडीशन है। वो कंडीशन पूरी होगी जब ही वो वस्तु, वो पदार्थ संसाधन कहलाएंगे। देखिए, ये दिशाएं ये पूर्ण करते हुए होने चाहिए कोई भी वस्तु है। एक तो पहला तो ये है इसमें कि वस्तु का उपयोग संभव, हम लोग जो भी काम कर रहे हैं उसमें उसकी यूटिलिटी, उसका यूटिलाइजेशन, उसका उपयोग होना, जिसका उपयोग होता हो वो संसाधन कहलाते हैं। दूसरा ये कि उसमें इस प्रकार का परिवर्तन किया जा सके, कच्चे पदार्थ का इस प्रकार से परिवर्तन किया जा सके ताकि उसके मूल्य में काफी वृद्धि हो जाए और उसके साइज में और उसके आकार में और उसके वजन में ह्रास हो जाए। तीसरी कंडीशन ये है कि जिसके लिए हम लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, जिसके लिए हम इसका उपयोग कर रहे हैं, वो कोई ना कोई निश्चित उद्देश्य हमारा फिक्स होना चाहिए और उस उद्देश्य की पूर्ति करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमारे धरातल के ऊपर, हमारे धरातल में विभिन्न प्रकार के तत्व ऐसे पड़े हैं जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उसको खनन करने के लिए, उसको खोजने के लिए, उसका विकास करने के लिए उस एरिया, पर्टिकुलर उस एरिया में मानव संसाधन उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना उसका खनन नहीं होगा, उसका उपयोग नहीं होगा, उसका दोहन नहीं होगा, और दोहन नहीं होगा तो संसाधन नहीं कहलाएंगे। फिर उसमें कि संसाधनों को हम लोग निरंतर काम में लेते हैं तो उसकी पोषणीयता के लिए हमारे पास आवश्यक धन होना चाहिए, आवश्यक पूंजी होनी चाहिए। 5 कंडीशन जिस पदार्थ के अंदर होती है वो संसाधन कहलाते हैं। ठीक है। अब संसाधन का अर्थ किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना है। संसाधन का अर्थ किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना होता है। ये उद्देश्य व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले हों या सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति करने वाले हों, ये गुण इसमें होने चाहिए। वो ही क्या कहलाते हैं? रिसोर्स कहलाते हैं, वो ही संसाधन कहलाते हैं।
संसाधनों की संकल्पनाएं। संसाधनों की संकल्पनाएं, इसमें पहली है हमारी संसाधन। होते नहीं हैं, बनाए जाते हैं। देखिए भाई, जब तक हमें किसी वस्तु के बारे में जानकारी नहीं है, जब तक हम लोग उसको संसाधन नहीं कह सकते। जब हमें उसके बारे में जानकारी होती है, फिर उसको हम लोग हमारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसको काम में लेते हैं, और जब से वे हमारे उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, तब से वे क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। संसाधन एक गतिशील संकल्पना है। संसाधन एक गतिशील संकल्पना है, स्थिर नहीं। कहने का भावार्थ ये है कि हम लोग हमारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन पदार्थों को निरंतर परिवर्तन करते रहते हैं, इन पदार्थों में निरंतर परिवर्तनशीलता लाते रहते हैं और नए रूप में सामने पेश करते रहते हैं, ताकि हमारे उद्देश्यों की पूर्ति वो समय अनुसार आसानी से हो सके। अगर वो स्थिर हो जाएंगे तो सिर्फ एक ही उद्देश्य की पूर्ति करेंगे, बार बार अनेकों उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। तीसरा है संसाधन एक कार्यात्मक संकल्पना है। संसाधन एक कार्यात्मक संकल्पना है। हम लोग इसको कार्य के अनुसार उसका चयन करते हैं, उसमें कौन सा लक्षण है, हमारी कौन सी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, योग्य सक्रियता को ध्यान में रखते हुए किसको कैसे कैसे काम में लेंगे। चौथी है संसाधन प्रतिरोध हो। संसाधन प्रतिरोधों तथा तटस्थ तत्वों के साथ मिलते हैं। प्रतिरोधों तथा तटस्थ तत्वों के साथ मिलते हैं। तत्वों के साथ मिलते हैं। मानव के रहन सहन का स्तर, मानव के रहन सहन का स्तर, साधनों के उपयोग का, परिणाम है। देखिए भाई, हमारे पास जितने साधन अवेलेबल होंगे उसी के अनुसार हमारा जीवन स्तर हो जाता है। लिविंग स्टैंडर्ड हमारे पास कितने रिसोर्स हैं
उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जितने रिसोर्स अच्छे होंगे उतना ही हमारे आय का स्तर बढ़ेगा, और हमारा आय का स्तर बढ़ेगा तो लिविंग स्टैंडर्ड है वो ऑटोमेटिकली ही बढ़ जाएगा। हम लोग अच्छा खान पान करेंगे, अच्छा खान पान करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। अनेकों कार्य के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, इनसे पूर्ति हो जाएगी, और पूर्ति हो जाएगी तो हमारा HDI भी खूब बढ़ जाएगा। तो ये बातें हमारी इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। अगला है हमारा संसाधनों के संरक्षण की संकल्पना। संसाधनों के संरक्षण की संसाधनों के संरक्षण की संकल्पना। हमारे पास जो भी हैं, जो भी तत्व हैं, उसको हम लोग लंबे समय तक यूज में करना चाहते हैं और भावी पीढ़ी के लिए उसको सेफ बचा के रखने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उसका उपयोग कर सकें और वो भी अच्छा विकास कर सकें। तो इस प्रकार से संसाधनों की ये 6 संकल्पनाएं हैं। संसाधन होते नहीं है, बनाए जाते हैं। संसाधन एक गतिशील संकल्पना है, स्थिर नहीं है। संसाधन एक कार्यात्मक संकल्पना है। संसाधन प्रतिरोधी तथा तटस्थ तत्वों के साथ मिलती है। मानव के रहन सहन का स्तर संसाधनों के उपयोग का परिणाम है, और संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता है। तो ये जर्नल थोड़ी सी बातें हैं भी, संसाधन है क्या। अब मेनली इंटीग्रेटेड पार्ट सेकंड की बात करते हैं, तो उसमें हमारी बायोज्योग्राफी यानी जैव भूगोल है। जैव भूगोल में हमारी जो 4th यूनिट है, उस 4th यूनिट में पहला ही पॉइंट है हमारा संसाधन। ठीक है, उपयोग के आधार पर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। तो पहला ही टॉपिक है हमारा संसाधन। तो ये इसका जनरल इंट्रोडक्शन है। अब हम लोग इसके बारे में, इसके वर्गीकरण के बारे में देखेंगे। विभिन्न आधारों के पर संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण। तो हम लोग यहाँ मोटा मोटी रूप में बात करते हैं, तो संसाधनों को वर्गीकरण का जो आधार बांटा गया है, उन आधारों के ऊपर हमारे 3 बातें हैं। पहला है उपयोग की, फर्स्ट है उपयोग की सततता के आधार पर, उपयोग की सततता के आधार पर, यहां सततता का मतलब है लगातार, सततता का मतलब है लगातार, कंटिन्यू हम लोग इसको काम में लेते हैं। इसके आधार पर हमने उपयोग की सततता के आधार पर संसाधनों को हमने 3 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा नवीनीकरण योग्य
नवीनीकरण योग्य या नव्यकरणीय संसाधन। नव्यकरणीय संसाधन, नवीनीकरण योग्य या नव्यकरणीय संसाधन। दूसरा है अनवीनीकरण, अनवीनीकरण योग्य, अनवीनीकरण योग्य संसाधन। और तीसरा है हमारा चक्रीय संसाधन। तीसरा हमारा चक्रीय संसाधन। देखिए भाई, उपयोग की कंटिन्यूटी के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। नवीनीकरण संसाधन का मतलब वे संसाधन जिनको एक बार काम में लेने के बाद उसका दोबारा नवीनीकरण हो सके, नया रूप में हमारे सामने आ सके और हमारे उद्देश्यों की पूर्ति कर सके, ये तो नवीनीकरण योग्य संसाधन होते हैं। दूसरे वे संसाधन जिनको हम लोग एक बार काम में लेते हैं और काम में लेने के बाद दोबारा उसका यूज नहीं होता, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वो अनवीनीकरण योग्य संसाधन होते हैं। और तीसरे हैं चक्रीय संसाधन, वे संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होते, अपना रूप बदल के बार बार हमारे उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। एक चक्कर के रूप में, एक साइकिल के रूप में हमारे उद्देश्यों की पूर्ति करते रहते हैं, वे चक्रीय संसाधन कहलाते हैं। अब इसकी सेकंड पोजीशन है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर दूसरा कौन सा है हमारा? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर यानी इनकी बनावट कैसी हुई है, इनका खनन कैसे हुआ है, तो उसमें हमारे जैविक संसाधन पहला है। पहला है हमारा जैविक संसाधन और दूसरा है हमारा अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन जिसका एक जीवन चक्र होता है, जिसमें श्वसन क्रिया होती है, जिसमें गतिशीलता होती है, ये सारी बातें जिस संसाधन में होती हैं वो जैविक संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला है। अजैविक संसाधन वे निर्जीव संसाधन होते हैं, उसमें किसी प्रकार की जीवन नहीं होता, उसमें किसी प्रकार का जीव का अंश नहीं होता, श्वसन क्रिया नहीं होती, गतिशीलता नहीं होती, वे एक स्थिर होते हैं। और तीसरा हमारा जो है उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर भी इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन का तात्पर्य एनर्जी वाले वे संसाधन जिससे ऊर्जा की प्राप्ति हो, और ऊर्जा की प्राप्ति यानी शक्ति संसाधन भी यही कहलाते हैं, जिससे एनर्जी मिले और एनर्जी मिलने से
वो जो मशीन है, वो कलपुर्जे हैं, उनका संचालन हो सके। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, जल विद्युत हैं, सौर्य ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, ये सारे के सारे ऊर्जा वाले हैं जिनसे शक्ति की प्राप्ति होती है। दूसरा है हमारा कच्चा माल, रॉ मटेरियल। कच्चा माल, हमें जो भी मटेरियल मिलता है, जो भी वस्तु मिलती है, उसको हम लोग शोधित करते हैं और शोधित करने के बाद उसका जो वेट है, उसका भार है, वो कम हो जाता है और उसकी कीमत है वो बढ़ जाती है। तीसरा है हमारा खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ, खाने वाली जितनी भी सामग्री है वो सारी की सारी वो इसमें आती है। तो ये हमारा संसाधनों का वर्गीकरण है। अब एक बार इसमें थोड़ा थोड़ा इसके बारे में मैं लिखवा देता हूं, तो आप लोग पहला उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का जो वर्गीकरण है उसकी हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पर हमारे, एक मिनट भाई, उपयोग की सततता के आधार पर शुरू से करते हैं। उपयोग की सततता के आधार पर हमारा पहला है नवीनीकरण संसाधन। और नवीनीकरण संसाधन का मतलब इसमें वे सभी संसाधन आते हैं जिनको पुनः हम लोग उत्पादित कर सकते हैं, जिनको पुनः हम लोग उत्पादित कर सकते हैं। जैसे इसके लिए भौतिक, यांत्रिक तथा रासायनिक प्रक्रियाएं अपनाई जाती है। ये संसाधन असमाप्य होते हैं, ये संसाधन असमाप्य होते हैं। इनके जीवन की धारणीय पुनरावृत्ति संभव है। जैसे वनों के एक क्षेत्र के काटे जाने के बाद, वनों के एक क्षेत्र के काटे जाने के बाद इसको दोबारा थोड़े समय बाद इसको पुनः दोबारा उत्पादित किया जा सकता है। वन्य प्राणियों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। इसी प्रकार से सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, मिट्टी तथा कृषि की उपजें, उनको बार बार हम लोग नवीनीकरण करके हमारे उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। दूसरा है अनव्यकरणीय। दूसरा है हमारा अनव्यकरणीय। और अनव्यकरणीय में वे संसाधन जिनका उपयोग केवल एक बार करने के बाद, वे संसाधन जिनका उपयोग केवल एक बार करने के बाद पुनः उसका उपयोग करना संभव नहीं होता, पुनः उसका उपयोग करना संभव नहीं होता। इनकी मात्रा है वो, इनकी मात्रा सीमित होती है, थोड़ी मात्रा में होते हैं ये। एक बार हमने काम में ले लिया सो ले लिया, उसके बाद दोबारा उसको सपने में भी उसको हम लोग काम में नहीं ले सकते, क्योंकि ये नवीनीकरण नहीं हो पाता, ये समाप्य प्रकार के ही होते हैं। तीसरा हमारा चक्रीय संसाधन है। तीसरा हमारा कौन सा है? चक्रीय संसाधन। और चक्रीय संसाधन से तात्पर्य पृथ्वी पर कुछ ऐसे संसाधन पाए जाते हैं, पृथ्वी पर कुछ ऐसे संसाधन पाए जाते हैं जिनका प्रयोग मानव अपने उद्देश्य के लिए बार बार कर सकता है। इसको जितनी बार चाहे उतनी बार इसका उपयोग कर सकता है, वो समाप्त नहीं होते। जैसे लोहा है भाई, लोहे के हमने हमारे सामने जितने भी औजार हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, जो भी हैं, हम लोगों उसको सपोज करें गर्मी आ गई और कूलर
की बात करते हैं, कूलर की जो बॉडी है वो लोहे की है और हम लोग उसको 2-3 साल में काम में लेते हैं तो उसकी बॉडी है वो जर्जर अवस्था में आ जाती है, गल सड़ जाती है और हम लोग क्या करते हैं उसको कबाड़ी को बेच देते हैं और कबाड़ी को बेचने के बाद वो फैक्ट्री में जाता है, वहाँ उसको गला दिया जाता है और गलाने के बाद उसको पुनः शोधित करके उसको नए रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। जरूरी नहीं है कि उसकी दोबारा कूलर की बॉडी बने, उससे और बहुत सारी वस्तुएं बन सकती है, उससे अन्य पदार्थ भी अन्य पुर्जे भी बनाए जा सकते हैं। बेंच बना ली, पिछली बार कूलर था, अब की बार बेंच बना ली, बेंच टूटेगी तो उसकी साइकिल बना लेंगे, साइकिल टूटेगी तो उसको और काम में ले लेंगे। तो यानी कहने का मतलब इसका है कि हम लोग उसको बार बार काम में ले सकते हैं। दूसरा है हमारा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हमारे जो संसाधन है वो जैविक और अजैविक संसाधन है। जैविक संसाधन वे जैविक संसाधन जैवमंडल में स्थित होते हैं और इनका एक निश्चित जीवन चक्र होता है। इनका एक निश्चित जीवन चक्र होता है, जैसे वन्य प्राणी, पशु पक्षी, वनस्पति, छोटे छोटे कीट पतंगे, सूक्ष्म जीव आदि इस श्रेणी में आते हैं। दूसरे हैं हमारे अजैविक संसाधन। अजैविक संसाधन इनका कोई निश्चित जीवन चक्र नहीं होता, ये अजैविक या अकार्बनिक संसाधन होते हैं। इनका नवीनीकरण संभव नहीं होता और एक बार काम में लेने के बाद दोबारा इनको काम में नहीं लिया जा सकता। ठीक है। अब तीसरा है हमारा उद्देश्य के आधार पर बात करते हैं हम लोग। तीसरा हमारा उद्देश्य के आधार पर बात करते हैं तो उद्देश्य के आधार पर हमारे ऊर्जा संसाधन, कच्चा माल और खाद्य पदार्थ हैं। ऊर्जा संसाधन के द्वारा शक्ति के साधनों का विकास किया जाता है। शक्ति के साधनों का विकास किया जाता है यातायात के साधनों के संचालन में, उद्योगों में, कलपुर्जों में, अनेकों यांत्रिक कार्यों में, रेल के इंजन में, यानी अनेक ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा फ्यूल मिलता है और ऊर्जा मिलती है, ईंधन मिलता है और ईंधन के बाद वो गतिशील हो जाते हैं और निश्चित उत्पादन, निश्चित सीमा में गति आदि करते रहते हैं। तो ये ऊर्जा संसाधन है। ऊर्जा संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक परंपरागत होता है और एक गैर परंपरागत होता है। परंपरागत वे होते हैं जो परंपरा से चले आ रहे हैं और गैर परंपरागत वे होते हैं जिनका विकास अभी अभी हुआ है और असमाप्य होते हैं, कभी भी समाप्त ना होने वाले होते हैं। दूसरा है हमारा कच्चा माल। कच्चे माल में हम लोग खनिज पदार्थ, वनस्पति, पशु उत्पादित पदार्थ आदि काम में लेते हैं। और तीसरा है हमारा खाद्य पदार्थ, और खाद्य पदार्थ में खनिज आ गए, वनस्पति आ गई, जीव जंतु आ गए जिनको खाने के काम में लिया जाता है। इस प्रकार से हमारे रिसोर्स से संबंधित ये बातें हैं। इंटीग्रेटेड पार्ट सेकंड में चौथी यूनिट का पहला ही पोर्शन है हमारा ये वाला। इसमें देखिए, अगर यूनिट थर्ड की बात आएगी तो क्वेश्चन कैसे आएगा, संसाधन से आपका क्या तात्पर्य है और संसाधन को परिभाषित करते हुए उसके वर्गीकरण को विस्तार से समझाइए। जब तो सेक्शन सी में आ जाएगा। अगर वो पूछ लेता है कि एक नाम ले दिया कि उपयोग के आधार पर इनमें से, सेक्शन बी की बात करते हैं हम लोग, तो सेक्शन बी की बात करते हैं तो इनमें से फर्स्ट या सेकंड